किसी भी राज्य की तरक्की के पीछे कौन होता है? उसके काबिल अधिकारी, राइट? पर कभी सोचा है कि इन अधिकारियों को चुनता कौन है? और ये कैसे पक्का किया जाता है कि सिलेक्शन का ये पूरा प्रोसेस पूरी तरह से फेयर हो? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की दुनिया को। ये वो संस्था है जो राजस्थान का भविष्य लिखने वाले अधिकारियों को चुनती है। और देखिए, यही सवाल हमें सीधा आरपीएससी के दरवाजे पर ले आता है। ये कोई मामूली रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल संस्था है जिसकी जड़ें, जिसकी बुनियाद सीधे भारत के संविधान से जुड़ी है। तो चलिए इस संवैधानिक किले के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। आज हम आरपीएससी के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसे बनाने का आदेश कहाँ से आया। फिर बात करेंगे कि इसे कौन चलाता है और उनका कार्यकाल कितना होता है, ये काम क्या क्या करता है, इसका इतिहास कैसा रहा है, और आखिर में कुछ बड़े ही दिलचस्प फैक्ट्स और आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। तो शुरू करें। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, आरपीएससी को अपनी सारी ताकत, अपनी सारी पावर मिलती कहाँ से है? इसका सोर्स कोई मामूली सरकारी कानून नहीं है, बल्कि खुद भारत का संविधान है। और यही वो चीज़ है जो इसे इतना खास और इतना अहम बना देती है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ राजस्थान की नहीं है। हमारे संविधान का पार्ट 14 यानी भाग 14 ये साफ कहता है कि जैसे सेंटर में यूपीएससी है, ठीक वैसे ही हर राज्य में एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। तो एक तरह से आरपीएससी एक बड़े नेशनल फ्रेमवर्क का ही हिस्सा है। ये देखिए, ये हैं वो हाथ से लिखे हुए नोट्स जिनसे हम सारी जानकारी ले रहे हैं। इसमें वो सारे ज़रूरी आर्टिकल्स या अनुच्छेद लिखे हैं जो आरपीएससी की नींव हैं, खासतौर पर आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। अब चलिए इन मुश्किल लगने वाले आर्टिकल्स को जरा आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। तो देखिए, बड़ा सिंपल है। आर्टिकल 315 आयोग को जन्म देता है। 316 बताता है कि इसमें कौन लोग होंगे और कितने समय के लिए। 317 उन्हें हटाने का एक बहुत ही सख्त रास्ता बताता है। 320 उनके काम की लिस्ट देता है और 323 ये पक्का करता है कि वो हर साल अपने काम का हिसाब दें। ये सब मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जो आयोग को किसी भी बाहरी दबाव से आज़ाद रखता है। तो ठीक है, कानून की बात तो हो गई। अब जरा उन लोगों पर फोकस करते हैं जो इस बड़ी संस्था को चलाते हैं, और वो कौन से नियम हैं जिनके दायरे में रहकर उन्हें काम करना होता है। यहाँ पर बात बिल्कुल साफ और सीधी है। आर्टिकल 316 के हिसाब से आयोग के चेयरमैन और बाकी सदस्यों को अपॉइंट करने की पावर राज्य के गवर्नर के पास होती है। मतलब राज्य के संवैधानिक प्रमुख ही ये अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए, ये वाकई में दिलचस्प है। जब संविधान बना था तब सदस्यों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी, लेकिन 1976 में 41वां संविधान संशोधन हुआ और इस उम्र को बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया। हाँ, 6 साल की सर्विस वाली शर्त वैसी की वैसी ही रही। किसी सदस्य को उसकी कुर्सी से हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि आयोग बिना किसी डर या पॉलिटिकल प्रेशर के काम कर सके। प्रोसेस देखिए कितना सख्त है। सिर्फ साबित हुए मिसबिहेवियर या नाकाबिल होने पर ही हटाया जा सकता है, और वो भी तब जब भारत के राष्ट्रपति मामले को सुप्रीम कोर्ट को भेजें और सुप्रीम कोर्ट जांच करके अपनी रिपोर्ट दे। ये आयोग की आज़ादी का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आयोग की कानूनी बनावट तो हमने समझ ली, पर आखिर आरपीएससी दिन प्रतिदिन करता क्या है? इसकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं? एक बार फिर हम सीधे सोर्स पर चलते हैं। ये नोट्स आर्टिकल 320 के तहत आयोग के जो मुख्य काम हैं उन्हें दिखाते हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। तो देखिए, आरपीएससी का काम सिर्फ एग्जाम करवाना नहीं है जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये सरकार के लिए एक सलाहकार की तरह है। ये भर्ती के तरीकों से लेकर प्रमोशन, ट्रांसफर और यहाँ तक कि अधिकारियों पर डिसिप्लिनरी एक्शन जैसे मामलों में भी सलाह देता है। और हाँ, आर्टिकल 323 के मुताबिक इसे हर साल अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट गवर्नर को देनी होती है, जो फिर विधानसभा के सामने रखी जाती है। पूरी पारदर्शिता। हर बड़ी संस्था का अपना एक इतिहास होता है, एक कहानी होती है। आरपीएससी आज जिस रूप में हमें दिखता है, वहां तक पहुंचने का उसका सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि आरपीएससी का आइडिया राजस्थान बनने से भी पहले का है। जोधपुर, जयपुर और बीकानेर जैसी रियासतों में पहले से ही अपने कमीशन थे।
फिर जब राजस्थान बना तो 1949 में जयपुर में इसकी स्थापना हुई और बाद में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1956 में इसे हमेशा के लिए अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। चलिए अब कुछ फटाफट और यादगार फैक्ट्स के साथ इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। ये आंकड़े आरपीएससी की कहानी को और भी दिलचस्प बना देंगे। कोई भी संस्था सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बनती, उसे पहचान मिलती है उसके लोगों से। आरपीएससी की नींव रखने वाले पहले चेयरमैन थे सर एस.के. घोष। देवी शंकर तिवारी जी ने सबसे लंबे समय तक इसे अपनी सेवाएं दी, तो वहीं बी.एल. रावत और पी.एस. यादव का कार्यकाल सबसे छोटा रहा। ये नाम आयोग की विरासत का एक अहम हिस्सा हैं। जैसे जैसे समय बदला और राज्य की जरूरतें बढ़ीं, वैसे वैसे आयोग का आकार भी बढ़ा। देखिए, 1949 में जब इसकी शुरुआत हुई तो इसमें एक चेयरमैन और 2 सदस्य थे। 1985 तक ये संख्या बढ़कर 5 सदस्यों तक पहुंच गई और 2011 से इसमें एक चेयरमैन और 7 सदस्य हैं। ये ग्रोथ साफ दिखाती है कि राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव काम कितना बड़ा है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी, समाज और सरकार चलाने का तरीका सब कुछ तेजी से बदल रहा है। ऐसे में आरपीएससी जैसी जरूरी संस्था को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने और देश के बेस्ट टैलेंट को सिविल सर्विस की तरफ खींचने के लिए खुद को कैसे बदलना होगा, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के लिए मायने रखता है।